गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और आप हैं इस वक्त ज्ञानबाजी के यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड पे। इस वक्त सवेरे के 9 बज रहे हैं और उठने का नहीं, जागने का वक्त हो गया है भैया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क और पीओ की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो कंफर्म डेट्स आ चुकी हैं। और आने वाले 2 महीनों में ये दोनों ही एग्जाम्स होने वाले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हमारे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है और इसीलिए अब प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने वाला है। और मेंस के एग्जाम में खासकर करंट अफेयर्स आपकी नौकरी के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को आप बहुत बहुत सीरियसली लें। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड विथ सीरीज 3 ऑन डेली करंट अफेयर्स। राइट, आज से मैं सीरीज 3 शुरू कर रहा हूं जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है, ऑन डेली करंट अफेयर्स। अब ये सीरीज क्या है जरा मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। दोस्तों, जितने अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संकल्प या कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में ज्वाइन किया है, उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज बनाई गई है, स्पेशली फॉर जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये एसबीआई क्लर्क, पीओ और एसएससी ये तीनों ही एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट सीरीज है। इस सीरीज में मैं करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मोस्ट अपडेटेड पैटर्न में। आपको केवल इतना करना है कि आपको एक नोटबुक लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, सो दैट पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट विथ रिवीजन हम एग्जाम होने से पहले कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, अब एक और चीज है, क्लर्क और पीओ का सिलेबस थोड़ा अलग होता है क्योंकि पीओ में कुछ एडिशनल चीजें भी आती है करंट अफेयर्स में। तो वो एडिशनल चीजें जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस की चीजें वो भी इस सीरीज में कवर होने वाली है। तो अब आपको अनलॉक 1 में घर बैठे बैठे पूरे करंट अफेयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो और इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, बस आप अपने मोबाइल पे एक अच्छा डेटा पैक रखिए, कनेक्टिविटी शानदार रखिए और डेली करंट अफेयर्स का पूरा बेनिफिट उठाइए, नोटबुक में हर एक चीज लिखते चलिए। राइट, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम आज की जर्नी शुरू करते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, Union Cabinet has approved amendment to Essential Commodities Act of dash to benefit farmers and give boost to agriculture sector। भारत के यूनियन कैबिनेट ने असेंशियल कमोडिटीज एक्ट शुरू की। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी अभी अमेंडमेंट यानी सुधार लाया है ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। तो ये जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ये एक्चुअली में कब लाया गया था, एक्चुअली सबसे पहले कब लाया गया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1955, 72, 60 और 49। यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1955। सबसे पहले तो हम आंसर चेक करते हैं। यस, द राइट आंसर इज 1955, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट, हाँ। अब इसके साथ में एक दो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। तो ये जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट आया है ये कौन से मिनिस्टर ने लाया है? तो जरा मिनिस्टर साहब का नाम भी लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये मिनिस्टर पूछे जाते हैं। तो मिनिस्टर साहब का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, राइट। और प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास कौन कौन से मंत्रालय है जरा वो भी लिख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। जावड़ेकर साहब के पास इस वक्त है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, ये वी होना चाहिए, पर्यावरण। उसके साथ इनके पास है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आप लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे। देन ही इज ऑल्सो होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ आई एंड बी यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। एंड देन हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो देखा जाए तो बहुत सारे मंत्रालय ये संभाल रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर काफी बिजी रहते होंगे।
राइट, तो चलिए भाई, ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। ओके, 1955। लेट्स गो अहेड। Which among the following universities has topped the Asia University Ranking 2020? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एशिया यूनिवर्सिटी 2020 के रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर आई है? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना। सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना। लेट अस सी कि हमारा आंसर राइट है या नहीं। यस, द राइट आंसर इज डी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना। अब इसमें जो जानकारी भरी बातें आपको पता होनी चाहिए वो आप जरा याद रखिएगा। इसमें टॉप 10 में कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है। नो इंडियन यूनिवर्सिटी इन टॉप 10। नो इंडियन यूनिवर्सिटी इन टॉप 10। भैया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधारों की जरूरत है। इंडिया की इंडिया की केवल 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 में आई हैं, जिसमें से पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है 36th रैंक पर। 36th रैंक पर भारत की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है IISc बैंगलोर। राइट, इनका नंबर है टॉप 50 में। और फिर सीधे 47th रैंक पर एक और यूनिवर्सिटी, या यूं कह ले एक और कॉलेज, इसका नाम आया है इसमें, दैट इज कॉल्ड IIT रोपर। IIT रोपर, ROPAR, पूरा नाम है रूपनगर। कहाँ है भैया ये रोपर? ये रोपर है पंजाब में। ये प्लीज नाम नाम और जितने भी लोकेशंस हैं ये भी प्लीज याद रखना, क्लर्क के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस। राइट आंसर इज फोर्थ, और बाकी की भारत की इकलौती 36th रैंक पर एक यूनिवर्सिटी है IISc बैंगलोर, और 47 पे IIT रोपर। ये दो ही हैं जो टॉप 50 में आए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? विश्व पर्यावरण दिवस जो कि अभी अभी सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम क्या था? आप ही बताइए भैया, क्या होगा राइट आंसर? एनीबडी? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर, राइट। सबसे पहले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तारीख लिख लें, कब मनाया गया ये मनाया गया था 5th ऑफ जून को। राइट, ये डेट जरूर याद रखना, ये एग्जाम में 100% पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ओके, इसके अलावा इस वक्त वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में टोटल कितने कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं? टोटल इसमें 143 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। 143 कंट्रीज, राइट। हाँ, और इसके साथ ही साथ इस बार ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? लोकेशन आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 सेलिब्रेटेड एट विच लोकेशन, विच प्लेस? यहाँ सही जवाब है कोलंबिया। कोलंबिया में सेलिब्रेट हुआ था, तो ये नाम भी आप याद रखना। ये कोलंबिया, ये कंट्री कहाँ है भैया? ये साउथ अमेरिका में है, राइट। और कोलंबिया के साथ पार्टनरशिप हुई थी जर्मनी की, राइट। आपको एक बहुत मजेदार चीज बताऊं, ब्राजील के जो जंगल हैं, जो दुनिया के सबसे घने जंगल हैं, वो ब्राजील के अलावा आजू बाजू की कंट्रीज तक भी फैले हुए हैं। तो कोलंबिया के पास भी अच्छे खासे जंगल हैं जहां पर कम से कम धरती पर पाए जाने वाली एक बड़ी मात्रा की बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, और इसीलिए कोलंबिया एक बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली कंट्री है। वहां पर पर्यावरण के बहुत अलग अलग अजूबे आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कोलंबिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर जरा देख लें, यस, टाइम फॉर नेचर, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अनवर सागर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? अनवर सागर जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई, ये इनमें से कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? सही जवाब है दोस्तों, लिरिसिस्ट। ओके, इसे लिरिकिस्ट या लाइरिसिस्ट ऐसा ना बोले, इट इज लिरिसिस्ट। ओके, जो लिरिक्स लिखते हैं। ओके, अनवर सागर साहब की अभी अभी 2 दिन पहले ही डेथ हुई। ओके, इस बार तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड को एक श्राप सा लग गया यार लॉकडाउन में। इरफान खान की डेथ हो चुकी है, उसके बाद ऋषि कपूर की डेथ हो चुकी है,
वाजिद खान साहब की डेथ हो चुकी है और अब अनवर सागर साहब भी हमें छोड़कर चले गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कोई श्राप सा लग गया है बॉलीवुड में, बहुत सारे लोगों की एक एक करके डेथ होती जा रही है। अनवर साहब का कोई बहुत फेमस गाना आपको याद है जो उन्होंने, जिसके लिरिक्स उन्होंने लिखे थे? मैं आपको बता देता हूँ, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी खिलाड़ी, राइट? और उस खिलाड़ी मूवी में अक्षय कुमार और आयशा आयशा जुल्का का एक गाना है, वादा रहा सनम, राइट, होंगे जुदा न हम, वो अनवर सागर ने लिखा था। तो अनवर सागर की डेथ हुई है। अच्छा, इनकी डेथ पे एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो सच में हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। आप जानते हैं, इनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और इनको मुंबई में एक भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, तो ये एडमिट ही नहीं हो पाए और इस वजह से इनकी डेथ हुई है। कैन यू इमेजिन दिस? इस वक्त मुंबई भारत का कोरोना कैपिटल बन चुका है और सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट पूरे भारत में मुंबई में है। और आप इसका हाल देख लीजिए, हालांकि इनको कोरोना नहीं था, इनको दूसरी तकलीफें थी, लेकिन इनको हॉस्पिटल में दाखिला ही नहीं मिल पाया, जिसके वजह से फाइनली इन्होंने दम तोड़ दिया। वेल, चलिए हम आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यस, इट इज लिरिसिस्ट, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पीशीसिज्म ऑब्जर्व्ड? स्पीशीसिज्म के अगेंस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, जिस दिन अपना पर्यावरण दिवस होता है ना, बराबर उसी दिन ये भी मनाया जाता है। एक लाइन में आपको समझा देता हूं, ये स्पीशीसिज्म मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू स्टॉप द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, टू स्टॉप द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, राइट? जितने बच्चे लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं, आई वांट कि वो प्लीज पैरेलली नोट्स भी लिखते चले, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन किस अंदाज में कैसे आएगा यू डोंट नो। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये वर्ल्ड अगेंस्ट स्पीशीसिज्म, वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पीशीसिज्म, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत एक्चुअली में पेटा नाम के एक संस्थान ने की थी। एग्जाम में कई बार ये पेटा क्या है पूछा गया है, तो आप भी याद रखना पेटा। मैं पेटा का फुल फॉर्म लिख देता हूं, आप भी इसके साथ इसको नोट करते चले। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म है, प्लीज याद रखना। चलिए जरा हम अपना आंसर भी चेक कर लें। यस, इट्स 5th of June। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर हैज अप्रूव्ड टू रीनेम इंडियाज फर्स्ट मेजर एज वेल एज द ओनली रिवराइन पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, नेम द पोर्ट। ओके, केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि वो भारत के इकलौते रिवराइन यानी नदी के ऊपर बने हुए बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखना चाहती है। तो उस पोर्ट का नाम बताइए जिसका ये नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा जाने वाला है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पोर्ट। पहले हम अपना आंसर चेक कर लें। यस, इट्स कोलकाता पोर्ट। ओके, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी दरअसल कौन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ये याद रखना जरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की सबसे पहली पार्लियामेंट के मेंबर थे और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हिंदू कोड बिल के मामले पे अगुवाई भी कर रहे थे। भारतीय जनसंघ में से ही आगे जाकर बीजेपी बनी 1980 में, राइट? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को एक तरीके से बीजेपी का भी एक फाउंडर फादर माना जाता है, राइट? आई होप आपको याद रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़े। What was the profession of बासु चटर्जी who died recently? बासु चटर्जी जिनकी अभी अभी 93 इयर्स की उम्र में मृत्यु हुई, वो दरअसल कौन थे? वो ऑथर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे या फिल्म मेकर थे? यहाँ सही जवाब है फिल्म मेकर। वो एक फिल्म निर्माता थे,
राइट। तो सबसे पहले तो अब अपना आंसर चेक करें। यस, ही वाज अ फिल्म मेकर। आप इनकी कोई बढ़िया सी एक हिट मूवी बता सकते हैं? काफी बड़ी हस्ती थी ये वैसे। इनकी एक मूवी आई थी तीसरी कसम, उसके बाद एक मूवी आई थी खट्टा मीठा, वो अक्षय कुमार वाली खट्टा मीठा नहीं, एक पुरानी वाली मूवी थी खट्टा मीठा वो। इनकी एक बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड करना चाहूंगा, यदि कभी आपको मौका मिले तो इनकी ये वाली एक फिल्म आप जरूर 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 देख लेना, एक रुका हुआ फैसला। बॉलीवुड की एक मूवी थी 12 एंग्री यंग मैन, उस पे बेस है ये मूवी एक रुका हुआ फैसला। एक कमरे के अंदर 12 लोग एक मर्डर केस सॉल्व करते हैं और पूरी की पूरी मूवी सिर्फ एक कमरे के अंदर ही फिल्माई गई है। डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क के ऊपर अगर आपको कोई शानदार मूवी देखनी हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बाय द वे ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़े जरा। Question number 8. Someru Packs is a device to help wearers of personal protective equipment. Personal protective equipment यानी PPE to feel comfortable without sweating. The device has been developed by. ये डिवाइस किसने डेवलप किया है? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। पहले तो आंसर चेक कर लें। यस, DRDO इज द राइट आंसर। अब ये DRDO का फुल फॉर्म क्या है जरा वो भी देख लें, एग्जाम में कभी पूछ ले आपको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? आपको एग्जाम में हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, राइट। हाँ, और इस वक्त डीआरडीओ के चीफ कौन है, इनके मुखिया का नाम क्या है? तो जरा मुझे बताइएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? आप भी पैरेलली याद करते चलिए, पता है तो याद रखिए, रिपीट करिए, और नहीं पता है तो मेरे साथ लिखते चलिए। जी सतीश रेड्डी। साउथ इंडियन है इसलिए सतीश नहीं, सतीश रेड्डी ऐसा नाम है, राइट। बहुत शानदार चीज बनाई है वैसे ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हालांकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो पहले से ही थे, लेकिन उस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनने वाले काफी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, काफी ज्यादा सफोकेटिंग भी होता है और काफी स्वेटिंग्स भी होती है, तो उसको काफी इजी बनाया है डीआरडीओ ने अपने रिसर्च से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाते जाते आपको एक सवाल दे देता हूं, जरा कमेंट थ्रेड में मुझे इसका आंसर बताना। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये वर्ल्ड में अभी नंबर 1 पोजीशन पे कौन बना रहा है? हु इज वर्ल्ड्स नंबर 1 इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई किट? ओके, प्लीज मुझे कमेंट थ्रेड में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़े। नेम द इंडियन ऑथर हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजन। राइट, कॉमनवेल्थ वालों का एक शॉर्ट स्टोरी प्राइज होता है, राइट। और एशिया रीजन के लिए ये प्राइज किसको मिला है? हालांकि 5 अलग अलग जोन थे पूरे, उसमें से एशिया वाले रीजन के लिए ये इनाम किसको मिला है? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृतिका पांडे, राइट। कृतिका पांडे। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उनकी उस शॉर्ट स्टोरी का, ये जो दिख रहा है आपको शॉर्ट स्टोरी, उस शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था? तो वो नाम भी जरा आप लिख लीजिए। उस स्टोरी का नाम द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स ऐसा था, राइट। प्लीज गड़बड़ मत करना, इट इज नॉट टी एंड स्नैक्स, इट इज टी एंड स्नेक्स, ये नाम रखा था। और एशिया रीजन में इनको ये पुरस्कार मिला है। आंसर जरा चेक कर ले। यस, कृतिका पांडे। सो फार सो गुड, बिल्कुल ठीक चल रहा है। स्पीड ज्यादा या कम तो नहीं है? अगर कम या ज्यादा है तो फीडबैक में मुझे जरूर बताते चलिए। सारी चीजें जैसे आप चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते जरूर चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। The 46th edition of G7 Summit 2020 has been postponed. Which country is the chair of the Summit 2020? दोस्तों पिछले एक हफ्ते में आपने खूब हंगामा देखा होगा G7 समिट को लेकर।
अलग अलग अखबारों में बार बार ये खबर आ रही है कि G7 समिट जो 2020 की होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है, और अमेरिका चाहता है कि G7 के जगह पर अब G10 बना दिया जाए और कुछ कंट्रीज को उसमें ऐड कर लिया जाए। तो वही G7 की समिट इस बार कहां होने वाली थी, ये सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएस। तो सबसे पहले तो हम आंसर चेक करें। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट्स यूएस। ओके, हाँ भाई। तो इसमें दो तीन कंट्रीज हैं जो कि ऐड करने की बात चल रही है, और इसमें इंडिया का भी नंबर लगाने की बात चल रही है कि इंडिया को भी अब G7 की जगह G10 बनाया जाए और इंडिया जैसे देशों को भी ऐड कर लिया जाए। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक खास वीडियो सीरीज 1 में आएगा, एक दो दिन में वो वीडियो रिलीज हो जाएगा, आप जरूर देखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए, एक और चीज इसमें मैं क्लियर कर देता हूं आपको, G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो प्लीज इसको भी याद रखिएगा। G7 में आता है यूएसए, इसमें आता है इटली, देन वी आर हैविंग रशिया, देन वी आर हैविंग जापान, also UK, then Germany, then Canada and France, राइट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यूएसए, इटली, रशिया, जापान, यूके, जर्मनी, कनाडा एंड फ्रांस, और इसके अलावा दो तीन कंट्रीज को ऐड करने की बातें चल रही है। अमेरिका बहुत पैरवी कर रहा है, लेकिन बाकी की कंट्रीज मान नहीं रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेम द इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज एंड स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, राइट। एक ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम बताइए जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज इन इंडिया से निकले हुए बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ट्यूलिप, देसी, पॉपी या लिली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्यूलिप। ओके, सबसे पहले आंसर चेक करें। यस, द राइट आंसर इज ट्यूलिप। अब पहले तो ये ट्यूलिप का फुल फॉर्म लिख लीजिए भैया, ये एग्जाम में आ सकता है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म है दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। आई होप आपको ये नाम याद रहेगा, एग्जाम में इस तरह की चीजें अक्सर पूछी जाती है। जब मैंने इस बार एक एग्जाम का पेपर देखा था जनवरी में, आई हैव सीन कि फुल फॉर्म्स, कैपिटल्स, अपॉइंटमेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए इस तरह की चीजों को काफी सीरियसली लीजिए आप लोग, राइट। हाँ, अब ये जो पूरा का पूरा ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये किसने अनाउंस किया? आपको मिनिस्टर साहब का भी नाम पूछा जा सकता है, तो प्लीज लिख लीजिए, इट वाज अनाउंस्ड बाय रमेश पोखरियाल निशांक, रमेश पी निशांक। ओके, कौन है भैया ये भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं। भारत में एजुकेशन मिनिस्टर नाम की कोई अलग से पोजीशन तो होती नहीं, तो वी आर हैविंग एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो वो है रमेश पोखरियाल निशांक, राइट। और इसके साथ एक और मिनिस्टर साहब थे, मिनिस्टर ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, ये भी थे। कौन है भैया, जरा आप खुद रिवाइज करिए और मुझे बताइए। हरदीप सिंह पुरी तो नहीं है कहीं? यस, हरदीप सिंह पुरी। तो ये दो लोग थे जिन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई। भारत में कितनी स्मार्ट सिटीज बनने वाली है वैसे? 100, राइट, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन है सामने इसीलिए डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़े। फॉर्मर क्रिकेटर रियाज शेख हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51 रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? एक भूतपूर्व खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के, नाम है रियाज शेख, 51 साल की उम्र में इनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। तो ये कौन से कंट्री के हैं? यहां सही जवाब है पाकिस्तान। ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। जरा आंसर चेक कर लें। यस, इट्स पाकिस्तान। आप जानते हैं
ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे एंड ही वाज अ लेग स्पिनर। ओके, और 51 इयर्स की एज में इनकी अभी अभी डेथ हुई। जानने वाली बात यह है दोस्तों कि रियाज शेख को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, और इसीलिए इस बात को बहुत ज्यादा सबके सामने न लाते हुए परिवार वालों ने तुरंत इनके क्रियाक्रम का इंतजाम किया और बातों को बहुत ज्यादा पता नहीं चलने दिया। तो जो आजू बाजू के लोग रहते हैं उनका कहना यह है कि इनको शायद कोरोना था और कोरोना की वजह से ही इनकी डेथ हुई है। बहरहाल ऐसा कंफर्म अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बातें चल रही है इसके ऊपर, राइट। हाँ, आपको इस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं। प्लीज कमेंट्स थ्रेड में जरा मुझे इसका आंसर बताइएगा, या फिर आप खुद ये क्वेश्चन को अपना एक होमवर्क मानिएगा। जरा मुझे बताना तो ये जफर सरफराज कौन है? जफर सरफराज, जफर सरफराज भी एक क्रिकेटर है, लेकिन ये है कौन और इनके साथ अभी अभी क्या हुआ था अप्रैल मंथ में? दिस इज माय क्वेश्चन। आई होप आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनेशनल डे ऑफ innocent child victims of aggression is observed on which of these days? इनमें से कौन से दिवस पर अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन? राइट, जून 2, जून 5, जून 3 या जून 4? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जून 4। जून 4 को यह मनाया जाता है, राइट, ये याद रखिएगा। ओके, हाँ, आपको जरा एक सवाल इससे रिलेटेड भी पूछ ले। भारत में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, जरा बताइएगा मुझे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इस वक्त भारत में कौन है? राइट, आपको मैं बता देता हूं, स्मृति जुबीन ईरानी। राइट, स्मृति ईरानी वही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी। राइट, और इसके पहले कौन थी? इसके पहले थी मेनका गांधी। मेनका गांधी ये पहले थी 2019 तक, और उसके बाद फिर आ गई स्मृति जुबीन ईरानी। राइट, मेनका गांधी ने अभी अभी केरला में जो एक फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई है उसके ऊपर काफी बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, और उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जानवरों का मरना जैसे कोई एक आम बात हो गई है, ध्यान ही नहीं दिया लोगों ने। राइट, आपने वो इंटरव्यू देखा भी होगा, उनकी वो स्टेटमेंट भी सुनी होगी। चलिए दोस्तों, जरा इसका आंसर भी चेक कर ले, कंफर्म कर ले। यस, इट्स जून 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, which among these is the first bank in the country to launch mobile app based facility for opening current accounts in a paperless manner? इनमें से कौन सी बैंक अपना मोबाइल ऐप लेकर आई है, फैसिलिटी लेकर आई है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए इन अ पेपरलेस मैनर? चार ऑप्शन है हमारे सामने, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक। चलिए अब लगे हाथों जरा इन चारों बैंक्स के मुझे हेडक्वार्टर बता देना। तो हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लॉन्ग फॉर्म लिखिए। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन बेंगलुरु। इट इज इन बेंगलुरु। राइट, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को लेकर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, बट इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और एसबीआई ऑफ कोर्स हम सब जानते ही हैं, द हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। राइट, आपको अक्सर हेडक्वार्टर्स और उसके साथ साथ बैंक के सीएमडीज यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से सर्कल कर देता हूं। राइट, हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। राइट, इट इज इंडसइंड बैंक। सो 14 क्वेश्चंस हो गए हैं, वी आर रीचिंग टू सम ऑफ द remaining few questions. Okay, which Indian institution has emerged as the best institute in the Asia University ranking 2020? दोस्तों आपको याद है कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था, तब क्वेश्चन ये था कि टॉप पे कौन है, और अब ये सवाल पूछ रहा है कि जो एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है जिसमें भारत की कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो रैंक में शामिल हुई है। तो याद है मैंने आपको बताया था
कि 36 नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इनका नंबर लगा है, और ये जो रोपर है जो नंबर बी पे दिया हुआ है ये तो 47th रैंक पर है। तो आप ही बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इट शुड बी ए। लेट अस चेक। यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। बताना मुझे जरा ये रोपर कहाँ है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, इट इज इन पंजाब। ओके। और टॉप 10 में कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा स्थान टॉप 10 में लगा ही नहीं है, इनफैक्ट टॉप 20 में भी नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16th, Dash is the first Indian state to declare the internet as a fundamental right of the citizen and launch broadband project for providing free high speed broadband to the poor people। इनमें से कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि इंटरनेट लोगों का एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, और ये जवाबदारी है सरकार की कि फ्री हाई स्पीड ब्रॉडबैंड गांव के पुअर पीपल तक पहुंचाया जाए? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा केरला, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। क्या लगता है आपको, क्या है राइट आंसर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरला। चेक कर लें। यस, देख लीजिए भाई, केरला इज द राइट आंसर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक काम करोगे क्या, मुझे जरा इसके सीएम्स बता दोगे, चीफ मिनिस्टर कौन कौन है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीएस रावत। केरला के कौन है? पी विजयन, पिनरई विजयन, पी विजयन। आंध्र प्रदेश के कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, इनके डैडी का नाम वाईएसआर था। और महाराष्ट्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, उद्धव ठाकरे। राइट। सीएम और गवर्नर्स भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब बातें बिल्कुल फिंगर टिप पे याद रखनी चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में आते ही हैं, बिल्कुल आते हैं, कंफर्म आते हैं। राइट। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। Name the ministry which has recently released an e-booklet called 1 Year of Modi 2.0 towards a self-reliant India, which highlights the achievement of Modi government during its second term. Right? इनमें से कौन से मंत्रालय ने ये जो ई बुकलेट है, इस ई बुकलेट को रिलीज किया है? ये है सवाल। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। क्या लगता है आपको? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। चेक कर लें। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, दैट्स द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया मौका है, जरा ये चारों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स के नाम हम याद कर लें क्या? एग्जाम में आ गए तो काम आ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन संभालता है? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। होम अफेयर्स कौन संभालता है? ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम, अमित शाह। ओके। देन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये कौन संभालता है? इट इज नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ये नाम भी याद रखिएगा। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये कौन संभालता है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बताया, जब मैंने आपको क्लियर किया था कि इनके पास 4 अलग अलग मंत्रालय हैं। तो यहां पर भी सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। राइट। आई होप यहां तक की सारी जानकारी आपके पास आ गई है। कुछ भी अगर मिस होता है, वीडियो को पॉज करिए, फिर से प्ले करिए और इत्मीनान से सुनिए और लिखिए। राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च केसीसी कैंपेन, KCC campaign for 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। ओके, सरकार ने KCC कैंपेन चलाया है डेयरी फार्मर्स के लिए, डेयरी के किसानों के लिए, 1.5 करोड़ डेयरी के किसानों के लिए। तो ये KCC का फुल फॉर्म क्या है? लो भैया, बड़ा ही आसान सवाल पूछ लिया इन्होंने। आई एम वेरी श्योर कि बहुत से बच्चों को इसका करेक्ट फुल फॉर्म बिल्कुल मालूम होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड। कोई मुझे बता सकता है
कि कौन से ईयर में भारत में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था? यस एनीबडी, किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब शुरू हुआ था, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? चलिए मैं बता देता हूं, इट वाज स्टार्टेड इन 1998। ये शुरू हुई थी 1998 में। और इसके लिए रेकमेंडेशंस कहां से मिले थे? एक आरवी गुप्ता नाम की कमेटी थी जिन्होंने नाबार्ड को रेकमेंडेशंस दिए थे, और नाबार्ड ने पहल की थी और फिर केसीसी बना था। ये है उसके पीछे की कहानी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हैं? आंसर देख लें। यस, किसान क्रेडिट कार्ड। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन पे। नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। बैंक का नाम याद रखिएगा जरा। हुज टेन्योर, टेन्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। ओके, yes, has been extended by 6 months after the approval from Reserve Bank of India। आरबीआई से कौन से एमडी और सीईओ को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है? लक्ष्मी विलास बैंक के अमिताभ चौधरी, रजनीश कुमार, आदित्य पुरी एंड सुब्रमण्यम सुंदर। क्या लगता है आपको सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम सुंदर। राइट, यस। जरा बाकी लोग कौन कौन से बैंक के सीईओ एमडी हैं ये भी लिख लें, बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर क्वेश्चन का बढ़िया ड्रिल हो सकता है। अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी एमडी सीईओ हैं दोस्तों एक्सिस बैंक के, याद रखना। रजनीश कुमार कौन से बैंक से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं एसबीआई से, भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई, उसके चेयरमैन है ये। आदित्य पुरी, आदित्य पुरी जुड़े हुए हैं, सॉरी यहां लिख देता हूं, एचडीएफसी से। आदित्य पुरी इज एसोसिएटेड टू एचडीएफसी। तो आई होप आपको समझ में आया पूरा का पूरा। राइट, आंसर देख लें। यस, सुब्रमण्यम सुंदर। ओके, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द न्यू इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज of the Indian citizens returning from overseas under the वंदे भारत मिशन। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ये क्वेश्चन जरा मैं 10 सेकंड में आपको समझा देता हूं। हुआ ये कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कोरोना की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए, उनको घर वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। और ये एयर इंडिया में 15,000 भारतीयों को अलग अलग देश के कोने से वापस भारत में लाया गया। वापस भारत में लाने के बाद इनका स्किल मैपिंग किया गया है, यानी इनकी हुनर, इनकी प्रतिभा को जरा हमने चेक किया है कि ये कितने टैलेंटेड हैं, सो दैट इनको अलग अलग प्रकार के जॉब्स में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो स्किल मैपिंग एक्सरसाइज हुई है, इस स्किल मैपिंग एक्सरसाइज का नाम क्या है? धरोहर, स्वदेश, सम्मान या प्रवासीय? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश। राइट, तो इसका राइट आंसर है स्वदेश। ओके, आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई और ये 20 क्वेश्चंस के सही जवाब और उनके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह से क्लियरली मिली। हाँ, वैसे वंदे भारत नाम की एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी याद रखना। ओके, सो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस, आपको ये कलेक्शन कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, स्पीड कैसी लगी? इफ यू वांट कि और ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर किए जाएं तो मैं अपनी स्पीड अच्छे से और इंक्रीज कर सकता हूं। बट इफ यू वांट कि क्वेश्चंस में डिटेल में जाके बहुत सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए जो एग्जाम में आते हैं, तो उस मोड में भी हम कवर करवा सकते हैं सारी एक्सरसाइजेस को। सो प्लीज हो सके तो अपने फीडबैक देते चलिएगा, सो दैट वी शैल हैव अ परफेक्ट आइडिया कि अगले सेशंस हमको किस किस तरीके से आगे बढ़ाने हैं। सो ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी, हम 20 क्वेश्चंस का पहला लेक्चर था। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये मैंने नीचे लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाइए और वहां से ये पीपीटी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ज्ञानबाजी में आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।